Hi everyone, we are discussing CSI and NET Life Science June 2019 question paper. We are on part C and hopefully we'll complete in next 2 days part C, and we are on question number 93. In a laboratory experiment, it was observed that both virus A and virus B could infect a mammalian host cell when infected individually. Interestingly, if the cells were first infected with the virus A, the virus B will fail to infect the same cell. If the virus B with the large MOI is added first, followed by virus A, both the cells virus can infect the cells. तो इस कंडीशन में क्या है एक्चुअली कि अगर वायरस ए है पहले इन्फेक्ट कर रहा है तो वायरस बी हमारा घुस नहीं पा रहा है इसमें, राइट। और अगर हमारे पास वायरस बी पहले जाता है तो वायरस ए भी हमारे पास आ रहा है, उस सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। सो and considering X and Y are the receptor which may be involved for the virus entry, तो ऐसा सोच लेते हैं ये रिसेप्टर है X एंड ये रिसेप्टर है Y जो हमारा एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। What are the following few possibilities that can explain the observation? So virus A uses X and Y as a co-receptor. हाँ, हो सकता है कि X and Y जो है वायरस A यूज़ कर रहा हो तभी हमारा B जो है एंट्री नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों ही रिसेप्टर्स जो हैं हमारा वायरस A यूज़ कर पा रहा है एंड वायरस A के लिए कोई भी रिसेप्टर नहीं बचा। सो दिस कैन बी ए पॉसिबिलिटी। बी ऑप्शन से वायरस बी यूज एक्सक्लूसिवली वाई एज अ रिसेप्टर फॉर द एंट्री। हो सकता है कि बी जो है वो वाई को ही यूज़ कर रही हो, तभी जो एक वायरस है हमारा वाई को वो को रिसेप्टर की तरह यूज़ कर रहा हो, तभी वो कम अमाउंट में एंटर होता है जब हमारा बी इन्फेक्ट करता है। ये है ना यहाँ पे इन अ लेसर एक्सटेंट। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो को रिसेप्टर को बहुत ही कम यूज़ कर पा रहा हो, बी यूज़ कर रहा है वाई रिसेप्टर को, तो इसलिए हमारी ए का कंटेंट जो है जब बी इन्फेक्ट करता है तो वो बहुत कम होता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। एंड देन सी इज़ बोथ वायरस ए एंड वायरस बी नीड्स एक्स एज अ रिसेप्टर। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर हमारा अमाउंट जो है वो सेम ही रहता, लेस नहीं रहता इन्फेक्शन का। सो इस केस में हमारा ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। Moving on to question number 94. While testing the effect of several potent anti-cancer compound on the cycling human oral cancer cell, a student observed that a major percentage of the cell showed dose-dependent cell death after 12 hours of the drug treatment. Okay, तो क्या है हमारे पास बेसिकली सेल्स हैं एंड जब हमने एक्चुअली एक कंपाउंड ऐड किया तो उसमें हमारा डोज डिपेंडेंट सेल्स डिक्रीज़ हो गए, ठीक है। हाउएवर द रिमेनिंग सेल्स रीपॉपुलेटेड द कल्चर डिश वंस द कंपाउंड वर रिमूव्ड। तो जैसे ही इसमें से हमने कंपाउंड रिमूव कर दिया तो हमारे वापस से सेल रीपॉपुलेटेड हो गए जो बचे थे। The students made the following assumption. Not all cells were equally affected by the compound as they were not synchronized before the treatment. हाँ, हो सकता है कि बिकॉज ना सेल्स क्या है डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकते हैं सेल डिवीजन के, कोई G0 पे हो सकता है, कोई G1 पे हो सकता है, सम सेल्स में भी एट S फेज़ या फिर M फेज़ पे हो सकते हैं। तो डिफरेंट फेज़ जो है डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फेज़ में होंगे एंड डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं कंपाउंड के एडिशन को। सेकेंड स्टेटमेंट सेज The compound selectively killed the cells which were in the G0, बल्कि ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज G0 सेल्स जो होंगे वो एक्चुअली सर्वाइव करेंगे एंड बाकी जो S या M होता है वो पर्टिकुलरली इफ़ेक्ट करता है जब हमने केमिकल ऐड किया होगा, तो G0 फेज़ में जो होंगे वो सेल्स बल्कि सर्वाइव करेंगे। C statement says cancer stem cells were impervious to the effect of the compound and therefore repopulated the culture. Yes, stem cells भी एक्चुअली क्या होते हैं, stem cells हमारे इफेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं, जो हमने केमिकल डाला है उसके रेजिस्टेंट होते हैं एंड दे एक्चुअली कीप ऑन ग्रोइंग विदाउट द इफेक्ट। तो ये भी हो सकता है कि हमारे स्टेम सेल्स जो है वह इम्पर्वियस टू द इफेक्ट ऑफ द कंपाउंड एंड देयरफॉर रीपॉपुलेटेड द कल्चर। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। And the D statement says the cancer cell differentiated into mesenchymal phenotype and grew into the fresh medium. No, this statement is completely wrong. So हमारे statement जो correct है that is A and C. A and C. So option 2 is correct. Moving on to question number 95. When 8-cell embryo of the tunicate is separated into the 4 blastomere. 8-cell
8 सेल है, राइट, वो हमारे सेपरेट होते हैं 4 सेल्स में. Right fruit blastoma pair allowed to grow independently in a culture medium, then each blastoma pair can form most of the cell type. However, cells of the nervous system are not developed. सब डिफरेंट टाइप के सेल्स बना रहे हैं, स्केलेटन, मस्कुलर, सब टाइप के, बट नर्वस सिस्टम के सेल्स नहीं बन रहे हैं. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन. ए नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. सो एक्चुअली हम ये नहीं बोल सकते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट के लिए नहीं बोल सकते. द अदर टिश्यू टाइप्स आर फॉर्म ड्यू टू कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. नो, हमारा एक्चुअली सिर्फ नर्वस सिस्टम के ही नहीं बन रहे हैं, बाकी सारे बन रहे हैं. तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन तब होता है जब उसमें कंडीशन कोई डालते हैं, उस सेल्स में कोई स्पेशल कंपाउंड डालते हैं टू ग्रो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, तो हमारा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है. ऑल द टिश्यू टाइप्स एक्सेप्ट द नर्वस टिश्यू दैट डेवलप डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. येस, क्योंकि हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन ये सब तरीके के हमारे सेल्स बन रहे हैं, बजाय के बस नर्वस सेल्स को छोड़ के. नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. येस, ये इसको कंडीशनल हो सकता है क्योंकि बस इसी के सेल्स नहीं बन रहे हैं, बाकी सबके सेल्स बन रहे हैं, तो सेल्स में कुछ हमें इंड्यूस करना पड़ेगा कि हमारा उस कंडीशन को इंड्यूस करें एंड नर्वस सिस्टम सेल्स के हमारे डेवलपमेंट हो जाए. सो सी एंड डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 96. आई होप आपको पहले के क्वेश्चन समझ में आ रहे हो. अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप पूछें. ड्यूरिंग द विंग डेवलपमेंट इन चिक इफ़ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज इज़ रिमूव्ड. आई होप आपने ये पढ़ा होगा, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. द लिम्ब डेवलपमेंट सीजेस. ऑन द अदर हैंड, प्लेसिंग द लेग mesenchyme डायरेक्टली beneath the wing, AER distal hind limb structure develops at the end of the wing. If the limb mesenchyme is replaced by the non-limb mesenchyme beneath the AER regresses. This may demonstrate that the limb mesenchyme induces and sustains the AI. ये एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, मैं बताती हूँ कैसे. सो हमारा ये AER होता है, एपिकल एक्टोडर्म रिज जो होता है, एंड इसमें जो अंदर होता है दैट इज़ mesenchyme. यहाँ पे हमारे जो सेल्स होता है दैट इज़ mesenchyme सेल्स. एंड दीज mesenchyme सेल्स एक्चुअली डिसाइड कि उसको विंग बनना है या लिम्ब बनना है, ये डिसाइड करता है. AER जो होता है हमारे पास वो एपिकल एक्टोडर्मल रिंज जो होता है वो उसकी आउटर रेंज पे होता है, एंड mesenchyme सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होकर विंग्स या लिम्स बनाता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, mesenchyme सेल्स स्पेसिफाई द टाइप. येस, विंग और लिम्ब में बनना है. द AER इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप. नो, AER नहीं होता, mesenchyme होता है. mesenchyme बताते हैं कि विंग या लिम्ब में बनना है. द AER इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेन आउटग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब. हाँ, it is actually responsible for the development and the outgrowth of the limb. The AER does not specify the type. Yes, AER does not specify the type. या हमने अभी C पे ही पढ़ लिया. So E has to be true actually. So the correct statements is A, B, D, E. A, B, D, E. आंसर